नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 17 अप्रैल 2022 और 17 अप्रैल से संबंधित सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हमने कवर करने की कोशिश की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है जो आने वाली रेलवे की ग्रुप डी और NTPC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ में SSC और बैंक के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों इसका हम एक रिवीजन करेंगे। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? मनाया गया 14 अप्रैल को। और हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को। हाल ही में FIH जूनियर महिला विश्व कप हॉकी 2022 किसने जीता है? नीदरलैंड ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। किसने हाल ही में देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। और किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? असम में। हाल ही में किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की? दक्षिण मध्य रेलवे ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात। और हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 10। हाल ही में किसे UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को। और हाल ही में किसने NTCA की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है? भूपेंद्र यादव ने। किस बैंक ने भारत SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपने पूरे 4% स्वामित्व को बेचने की घोषणा की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और किस राज्य के जमशेदपुर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है? झारखंड। दोस्तों लेते हैं कुछ प्रश्न एवं उसके उत्तर फैक्ट के साथ। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है ऑप्शन सी 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को हाल ही में हाथी बचाओ दिवस मनाया गया है। दोस्तों इसके ऊपर लेते हैं कुछ फैक्ट। 16 अप्रैल को हाथियों के सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। हाथी बचाओ दिवस की स्थापना थाईलैंड स्थित एलिफेंट रिइंट्रोडक्शन फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। WWF के आंकड़ों के मुताबिक इस समय भारत में हाथियों की आबादी करीब 20,000 से 25,000 के बीच में है। लेते हैं अगला प्रश्न। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों ये शुरू हुआ है ऑप्शन ए मुंबई में। हाल ही में मुंबई में हुनर हाट का 40वां संस्करण शुरू हुआ है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल को मुंबई में शुरू हुआ है। मुंबई के उपनगरीय इलाके में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होने वाला यह कार्यक्रम जनता के लिए खुला रहेगा। हुनर हाट का लक्ष्य वोकल फॉर लोकल अभियान को शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम टैगलाइन के साथ मजबूत करना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देश भर के कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 12 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों ये था इसका फैक्ट। लेते हैं अगला प्रश्न। जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों किया गया ऑप्शन डी असम में। लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 यानी कि वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IWAI द्वारा 11 और 12 अप्रैल को 2022 को डिब्रूगढ़ असम में किया गया था। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जलमार्ग पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित करना था। इस कॉन्क्लेव का उद्योग भागीदार फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि फिक्की था। इस सम्मेलन का शुभारंभ बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। लेते हैं अगला प्रश्न। हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पेपर में आने की पूरी संभावना है। हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? दोस्तों क्या ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के हिस्से के रूप में देश भर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही
4 मूर्तियों में से यह दूसरी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को पश्चिम में मोरवी में बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया है। इसी श्रृंखला में पहला प्रतिमा 2010 में उत्तर में शिमला में स्थापित की गई थी। दक्षिण में रामेश्वर की प्रतिमा का कार्य शुरू हो चुका है। कहते हैं अगला प्रश्न, किस देश में उष्ण कटिबंधीय तूफान मैगी आया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकता है। दोस्तों ये आया है ऑप्शन बी, फिलीपींस में। हाल ही में फिलीपींस में उष्ण कटिबंधीय तूफान मैगी आया है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लेते हैं अगला प्रश्न, आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों किया गया है ऑप्शन सी, जय शाह को। हाल ही में जय शाह को जो है आईसीसी क्रिकेट समिति बोर्ड सदस्य प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बीसीसीआई सचिव जय शाह को आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। दुबई में आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान महिला जयवर्धने को पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। गैरी स्टीड राष्ट्रीय टीम के कोच प्रतिनिधि है, जबकि जोएल विल्सन आईसीसी एलिट पैनल अंपायर के प्रतिनिधि है। आईसीसी बोर्ड ने पुष्टि की है कि दक्षिण अफ्रीका 2023 में प्रथम आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, पेपर में जो प्रश्न आते हैं इन्हीं में से आते हैं। लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में कुछ फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा एम्पीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। लेते हैं अगला प्रश्न, किस नदी में माइक्रो प्लास्टिक पाए गए? ठीक है दोस्तों, काफ़ी आईएमपी सवाल है, पेपर में आ सकता है ये। तो किस नदी में माइक्रो प्लास्टिक पाए गए? ये पाए गए हैं ऑप्शन सी, कावेरी में। कावेरी नदी में हाल ही में शोधकर्ताओं ने माइक्रो प्लास्टिक पाए हैं। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि कावेरी नदी में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक मछली के कंकाल की विकृति को प्रभावित कर सकते हैं। अध्ययन का नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर उपेंद्र नोंगथोम्बा ने किया है। शोधकर्ताओं ने मछली की कोशिकाओं में ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नामक स्थिर अस्थिर अणु भी पाए हैं। ये ROS अणु मछली के शरीर में विकार पैदा कर सकते हैं और साथ ही जीवों के DNA को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंगथोबा की प्रयोगशाला ने KRS बांध के पास प्रदूषण और मछली प्रदूषण के संभावित प्रभावों का व्यापक अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको भी आप याद कर लीजिए। काफ़ी फैक्टफुल हमने आपके लिए इसमें लेकर आए हैं नॉलेज। लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। शोधकर्ताओं ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक तकनीक का उपयोग करके माइक्रोप्लास्टिक्स और जहरीले रसायनों का पता लगाया है। शोधकर्ताओं के अनुसार जिन जगहों पर कावेरी का बहाव धीमा है या पानी रुका हुआ है, वहां मछली पर ROS अणु जैसा प्रभाव पाया गया है। साइक्लोहेक्सिल समूह के रसायनों और माइक्रोप्लास्टिक ने नदी में घुलित ऑक्सीजन को कम कर दिया है। 0.2 इंच व्यास के छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद करके चलिए, पेपर में आने की पूरी संभावना है। लेते हैं अगला प्रश्न, किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी, इजराइल ने। हाल ही में इजराइल ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। इजराइल ने एक नई लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट कर सकती है। आयरन बीम दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले UAV, रॉकेट, मोर्टार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करती है। आयरन बीम किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट करने के लिए फाइबर लेज़र सिस्टम पर कार्य करता है। आयरन डोम रक्षा प्रणाली की यह एक बड़ी सफलता रही है। इसके भीतर आने वाले रॉकेट आग के खिलाफ अवरोधन दर 90% है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी फैक्टफुल है ये। लेते हैं अगला फैक्ट इसके बारे में। इजराइल की दोस्तों राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। और दोस्तों इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। ठीक है दोस्तों, तो इजराइल के जो फैक्ट है आप इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? दोस्तों ये करेगा ऑप्शन बी भारत। हाल ही में भारत जो है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। ये तो इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। अगले साल स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए 16 देशों की 22 टीमें भारत आएंगी। यह आयोजन आईसीसी विश्व कप से पहले सितंबर में होगा। विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जाता है। सेव द चिल्ड्रन इंडिया यानी कि बाल रक्षा भारत के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रन अलायंस का सदस्य है। दोस्तों जानते हैं स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप के बारे में। यह 2019 में लंदन में आयोजित किया गया था। 2019 में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। 2019 में टीम इंडिया साउथ ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर कप जीता था। दोस्तों कुछ फैक्ट थे, इसे आप ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए। दोस्तों अभी हाल ही में जो थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया गया था, हमने वहाँ पर 10 पदक जीते हैं दोस्तों। तो उसकी हमने एक सूची लेकर आई है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आने वाले पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों जो पहला पदक है स्वर्ण जीता था गोविंद साहनी ने पुरुषों की 48 किलोग्राम श्रेणी में। सुमित कुंडू इन्होंने स्वर्ण जीता है पुरुषों की 75 किलोग्राम श्रेणी में। अनंत प्रहलाद चोपड़े इन्होंने भी स्वर्ण जीता है पुरुषों की 54 किलोग्राम श्रेणी में। अमित पंघाली दोस्तों इन्होंने जीता है रजत पुरुषों की 52 किलोग्राम श्रेणी में। वरिंदर इन्होंने भी रजत जीता है पुरुषों की 60 किलोग्राम श्रेणी में। आशीष कुमार इन्होंने रजत जीता है पुरुषों की 81 किलोग्राम श्रेणी में। मोनिका इन्होंने भी रजत जीता है महिलाओं की 48 किलोग्राम श्रेणी में। मनीषा मौन इन्होंने कांस्य पदक जीता है महिलाओं की 57 किलोग्राम श्रेणी में। पूजा इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है महिलाओं की 69 किलोग्राम श्रेणी में। और भाग्यवती कचारी इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है महिलाओं की 75 किलोग्राम श्रेणी में। तो दोस्तों ये थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 आयोजित हुआ था, तो उसमें ये पदक विजेता है। ठीक है, तो ये एक सूची हम आपके लिए लेकर आए थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। पेपर में इन्हीं में से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। लेते हैं अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तितली पाम किंग देखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये पेपर में आ सकता है। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तितली पाम किंग देखी गई है? तो दोस्तों देखी गई है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। हाल ही में तमिलनाडु में ये जो दुर्लभ तितली है इसका नाम क्या है? पाम किंग, ये देखी गई है। ये चित्र है उसका दोस्तों, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। तमिलनाडु में पहली बार दुर्लभ तितली पाम किंग यानी कि अमुत्सिया फिडिपस देखी गई है। यह भारत में 1500 प्रजातियों में से तमिलनाडु में पाई जाने वाली तितली की 321वीं प्रजाति है। पाम की उपस्थिति को पहली बार दक्षिण भारत में वर्ष 1891 में ब्रिटिश वैज्ञानिक H.S. फर्ग्यूसन द्वारा दर्ज किया गया था। एक सदी से भी अधिक समय बाद इसे 2007 में फिर से देखा गया था। पामकिन निम्फेलिडी प्रजाति से संबंधित है तथा ताड़, नारियल और कैलमस किस्मों के पौधों से भोजन प्राप्त करती है। भूरे रंग और गहरे रंग की पट्टियाँ इस तितली की विशेषता है तथा इसे एकांत प्रिय के रूप में वर्णित किया गया है, जो ज़्यादातर छाया में आराम करती है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे पामकिन तितली के बारे में, इसे आप ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए, इसी में से आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। लेते हैं अगला प्रश्न। हिमाचल दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हिमाचल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है ऑप्शन सी 15 अप्रैल को। हाल ही में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। हिमाचल शब्द संस्कृत के दो शब्दों हिमा यानी कि बर्फ़ और आंचल यानी कि गोद से मिलकर बना है। घाटियों और पहाड़ियों के बीच बसा यह राज्य वस्तुतः हिमालय की गोद में बसा है। राज्य में बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन कई स्थानीय बोलियां भी है, जैसे महासू, पहाड़ी, मंडाली और कांगड़ी, कुल्लू, बिलासपुरी और किन्नौरी। हिमाचल प्रदेश का दर्ज इतिहास मौर्य काल यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। राज्य में शिमला जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। हिमाचल राज्य को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर के 4 जिलों को 2 दर्जन से अधिक रियासतों के साथ एकीकृत किया गया।
जिससे 1948 में हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। दशकों बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश यानी शिमला राजधानी के साथ भारत का 18वां राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी फैक्टफुल है, इसे आप ध्यान दीजिए, याद करिए। जो हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आए इस पर आप डिस्कस करिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश में नववर्ष पोइला वैशाख बनाया गया दोस्तों? ठीक है, किस देश में नववर्ष पोइला वैशाख बनाया गया? तो ये बनाया गया ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हाल ही में नववर्ष पोइला वैशाख मनाया गया है। लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। बांग्लादेश में बांग्ला नववर्ष यानी कि पोइला वैशाख उल्लास और धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर बातामूल में सांस्कृतिक संगठन छायानट के कार्यक्रम की शुरुआत राग रामकेली से हुई और स्वागत संबोधन पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता संजीदा खातून ने दिया। ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने मंगल शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा को यूनेस्को ने 2016 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों ये। पोइला वैशाख पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति एम अब्दुल हामिद ने कहा है कि यह पर्व सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 1958 में पाकिस्तान सरकार ने पोइला वैशाख मनाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन लोगों ने इस आदेश को नहीं माना और पारंपरिक उल्लास के साथ इसका आयोजन किया था। दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे पोइला वैशाख उल्लास के बारे में। ठीक है, एक नववर्ष है, बंगाली नववर्ष है, जो भारत में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करिए। लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा राज्य अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाएगा? दोस्तों ये मनाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने घोषणा की है कि अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाएगा। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती को 14 अप्रैल को पूरे देश में मनाई जाती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घोषणा की कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को राज्य में समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमिलनाडु 14 अप्रैल को तमिल नववर्ष भी मनाता है, जिसे वर्षा पिरप्पू के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में अंबेडकर स्मारक में अंबेडकर की एक पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है और अंबेडकर के बारे में कुछ चुनिंदा पुस्तकों का तमिल में अनुवाद करने के बाद प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जानते हैं कुछ और इसके बारे में फैक्ट। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु अपने द्रविड़ शैली के हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी चेन्नई है। इसके गवर्नर R.N. रवि है। इसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कबड्डी तमिलनाडु का राजकीय खेल है। इसे सदुगुडू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी फैक्टफुल थे ये, इसे आप ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। पुरुषों के 2023 हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किसने किया है? दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी, नवीन पटनायक ने। हाल ही में नवीन पटनायक ने पुरुषों के 2023 हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कलिंगा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वरिष्ठ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के 15वें संस्करण के लोगों का अनावरण किया। ओडिशा टूर्नामेंट का आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों में करेगा। सीएम ने लगातार दूसरी बार विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है। ओडिशा एक के बाद एक हॉकी पुरुष विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला राज्य बन गया है। टूर्नामेंट 13 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023 तक निर्धारित है। कप का अनावरण भारत के सबसे बड़े हॉकी क्षेत्र न्यू बुरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में किया जाएगा। तो दोस्तों ये फैक्ट थे, अब इसे ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं अगला प्रश्न। किसे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन बी, भावुक कदम को। हाल ही में भावुक कदम को पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना शुरू की है? ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में अक्सर पूछा जाता है योजनाओं के बारे में कि कौन से राज्य में कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो इसी श्रेणी में ये प्रश्न आया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की? दोस्तों ये शुरू की है ऑप्शन बी,
मध्य प्रदेश ने? हाल ही मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना शुरू की गई है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस योजना के तहत अनुसूचित वर्ग के सूक्ष्म, लघु एवं मध्य वर्ग के उद्यमियों को उनके पूर्व स्थापित उद्योग के लिए कम लागत में उपकरण एवं कार्यशील पूंजी के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व आवास दिवस मनाया गया, ठीक है दोस्तों, ये तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है दोस्तों, ये मनाया गया ऑप्शन सी 16 अप्रैल को। हाल ही में 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आवास दिवस अभियान का विषय या थीम क्या थी? आवाज़ उठाओ, इंग्लिश में क्या है? लिफ्ट योर वॉइस। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलिरिंगोलॉजी हेड एंड नेक सर्जरी ने इस अभियान के सिद्धांत पर प्रकाश डाला है। एकेडमी का मानना है कि आवाज़ की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने से संचार कौशल में सुधार हो सकता है। विश्व आवास दिवस को पहली बार 16 अप्रैल 1999 को ब्राज़ीलियन सोसाइटी ऑफ लेरिंजोलॉजी एंड वॉइस द्वारा ब्राज़ीलियन वॉइस डे के रूप में मनाया गया था। दोस्तों कुछ फैक्ट थे विश्व आवास के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो विश्व आवास दिवस क्यों बनाया गया है और इसे वर्ल्ड वॉइस डे भी कहा जाता है। इसकी जो थीम है हमने आपको बताई है, आवाज़ उठाओ, लिफ्ट योर वॉइस। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।